गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा है सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। बाहर ना निकलें, जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज आपकी विज्ञान की कक्षा में हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो विज्ञान का जो विषय है उसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो पहली इकाई है बच्चों रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। दूसरी इकाई है जैव जगत। तीसरी इकाई है प्राकृतिक घटनाएं। चौथी है विद्युत का प्रभाव और पांचवी है प्राकृतिक संसाधन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेंगे इकाई नंबर 2, जैव जगत। जैव जगत में हम लोग पहला पाठ लेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो बच्चों, आपको ये पता है कि जीव सक्रिय भी होते हैं और असक्रिय भी हो सकते हैं। जाग रहे हों या फिर वो सो रहे हों, चाहे लंबी शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता में हो, उनमें अनुरक्षण कार्य निर्बाध रूप से जारी रहता है। यानी कि वो कंटिन्यू रहता है, वो रुकता नहीं है। उनके शरीर में उनका शरीर मेंटेन रहता है क्योंकि उनके शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं जो कि उस जीव को सक्रिय रहने में मदद करता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखेंगे जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग बच्चों देख सकते हैं कि जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी बच्चों जो मौलिक कार्य जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखते हैं उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों पोषण क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पोषण की परिभाषा क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है कि पोषण जो है उसको हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन में इनका उपयोग, स्वांगीकरण तथा भविष्य के लिए शरीर में इन पदार्थों का संचय होने तक की संपूर्ण क्रियाओं को सम्मिलित रूप से बच्चों पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण में क्या होगा कि जो जीव होगा वो भोजन को ग्रहण करेगा, उसका पाचन होगा, उस भोजन का अवशोषण होगा, फिर वो कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं तक पहुंचेगा। किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर कुछ जो भोजन है वो भविष्य के लिए शरीर में संचय रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है बच्चों? पोषण कहलाती है। अब देखेंगे कि पोषण के प्रकार क्या हैं, यानी कि कितनी प्रकार की विधियां हैं पोषण की। तो पोषण के विभिन्न प्रकारों को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो बच्चों, परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषण बच्चों इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं। यानी कि वो खुद बनाते हैं, उनको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो कैसे बनाएंगे? जो वातावरण में अकार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा केवल हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्मित करते हैं। और केवल कौन करेगा स्वपोषण? किस जीव के अंदर होगा? वो होगा पौधों के अंदर। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें भी जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और ये पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं। यानी इनके अंदर जो भोजन का निर्माण होगा किस रूप में होगा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा। इस क्रिया में पौधे जो हैं बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का कच्चा पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि उनका जो कच्चा माल है
जैसे कि आपके फैक्ट्रियों में कच्चा माल होता है, उससे उसकी उपयोग से वो जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए कच्चा माल क्या हो गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हो गया, और उसकी मदद से ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब देखेंगे कि आपके पेपर में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो अब ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है, तो प्रकाश संश्लेषण पूछा जा सकता है, और ये एक नंबर में पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछ सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण देखते हैं परिभाषा बच्चों कि हरे पौधे अपना भोजन पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। तो पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। यानी कि किसकी सहायता से बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा या जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि परपोषण क्या है या फिर विषम पोषण क्या है। तो शब्द से ही बच्चों क्लियर हो रहा है कि वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, है ना, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, अपितु अपने अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। तथा इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये विषमपोषी या परपोषी क्या है। जैसे कि आप जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाएंगे, उन जो भोजन पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया वो जीव खाएंगे। तो जो जीव हो गया वो क्या हो गया, परपोषी हो गया, और जो पेड़ पौधे हो गए वो स्वयंपोषी हो गए। तो परपोषी जो है स्वयं भोजन नहीं बना करके पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि पोषण के आधार पर कितने प्रकार के परपोषी होते हैं। तो पहला देखते हैं प्राणी संभोजी पोषण, यानी ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, प्राणी संभोजी पोषण होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मृतोपजीवी क्या है। देखिए मृतोप से क्लियर हो रहा है, यानी कि मृत जीवों पे निर्भर रहने वाला जो पोषण होता है उसे कहते हैं मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों तथा उनकी उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। जैसे कि जीवाणु हो गए, कवक हो गए, कवक यानी कि फंगस, फफूंदी जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो ये किस में आते हैं बच्चों, ये मृतोपजीवी पोषण में आते हैं। तीसरा आता है बच्चों परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या, परजीवी यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहने वाला जो पोषण है वो क्या कहला रहा है, परजीवी पोषण कहला रहा है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा अंदर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। या फिर या तो वो जीव जिस पर ये परजीवी रह रहे हैं या तो उनके शरीर के अंदर होंगे या शरीर के बाहर होंगे, ठीक है, या वो मृत शरीर के अंदर होंगे या जीवित शरीर के ऊपर होंगे, तो उनको क्या कहेंगे, परजीवी। परजीवी अपने पोषद यानी कि होस्ट यानी जिसके ऊपर वो अपना आश्रित हैं उसे कहते हैं पोषद, और जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। उनमें कुछ ना कुछ व्याधि अवश्य उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिस जीव के ऊपर वो निर्भर रहते हैं उनके शरीर में कोई ना कोई हानि ज़रूर करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं बच्चों, जैसे आंतों में रहने वाला कृमि, आप लोगों ने आपके कभी कभी क्या होता है पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनको कृमि बोलते हैं। तो आपकी आंतों में वो रह रहे हैं तो वो जीव क्या कहला रहे हैं, वो
वो भी परजीवी कहला रहे, लेकिन वो कहते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतः परजीवी कहलाते हैं। वो क्या करते हैं? वो रुधिर चूस दूसरा आता है बच्चों, रुधिर चूसने वाले मच्छर यानी खून चूसने वाले मच्छर। तीसरे हैं पौधों के विभिन्न रोग, यानी कि पौधों में विभिन्न, आपने देखा है कि कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, तो जिन जीवों के कारण बीमारियां होती हैं वो भी बच्चों क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। बच्चों, हमारे शरीर में क्षति या टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। आपको पता है कभी ना कभी हमारे शरीर में कोई जैसे कट लग जाता है, या कभी कोई शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसकी मरम्मत के लिए भी हमारे शरीर में जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बच्चों एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, यानी कि जिस चीज़ का वो भोजन करते हैं उसी भोजन से वे अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट आता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना कहलाता है। उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे आपने बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण किया, ठीक है, और जो वो ऑक्सीजन जो है आपके शरीर के अंदर जा कर के विभिन्न क्रियाओं द्वारा कार्य करते हैं, और उसके बाद जो है भोजन आपने लिया है उसका विघटन करते हैं। उसके बाद जो उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होती वो आपके विभिन्न कार्यों में मदद करती है। ठीक है बच्चों, एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। आपको पता है कि जैसे आपका शरीर है आपके वातावरण के संपर्क में रहता है, यानी कि जो प्रत्येक कोशिका है किसके संपर्क में है? वातावरण के संपर्क में है या फिर पर्यावरण के संपर्क में। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, या फिर कहें बच्चों उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन के विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु बहुकोशिक यानी जो बच्चों एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, उसका जो शरीर होता है बच्चों एक कोशिका का बना होता है, और जो शरीर के अंदर जो वो भोजन ग्रहण करते हैं उसी एक कोशिका के अंदर ग्रहण करते हैं, और जो उत्सर्जी पदार्थ है उस एक कोशिका से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये केवल एक कोशिका करती है, जो कि वातावरण के से आदान प्रदान के द्वारा ही होता है। लेकिन आपका शरीर कहें या फिर और दूसरे जीव जिनका जो शरीर है वो बहुकोशिकाओं से बना हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में बच्चों इन सभी क्रियाओं के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप जो सांस लेते हैं वो अपने नाक और फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए आपके अंदर अलग से पाचन तंत्र होता है। आप जो परिसंचरण तंत्र है उसके लिए अलग से संरचना होती है। उत्सर्जी तंत्र के लिए आपके शरीर में अलग से तंत्र है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आने वाले जो प्रक्रम हैं जो आपको पढ़ने हैं वे हैं बच्चों पोषण, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि पोषण क्या है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कोई भी कार्य करना है, आपको लिखना है, पढ़ना है, इसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बच्चों ये ऊर्जा है हमें भोजन से प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो उसके अंदर कहते हैं कि जब भोजन खाएंगे तभी आपके अंदर शक्ति आएगी। तो जो ये शक्ति क्या है बच्चों? यही ऊर्जा है। ठीक है, हमें भोजन से प्राप्त होती है जो हम ग्रहण करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ यानी कि जो भोजन है की जो सामान्य आवश्यकता होती है, यानी कि नॉर्मल हर व्यक्ति को नॉर्मल भोजन ज़रूरी होता है उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ये जीव विभिन्न विभिन्न विधियों से पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी ये जो जीव हैं ये जो भोजन ग्रहण करते हैं इनका अलग अलग तरीका है भोजन को ग्रहण करने का। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड था और जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। तो H2O यानी कि जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, परंतु जटिल जीव जो होते हैं वो पदार्थों को खंडित कर सरल पदार्थ में ग्रहण करते हैं। इसके लिए ये जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। जो एंजाइम होता है बच्चों ये क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा केमिकल होता है आपके शरीर के अंदर जो भोजन के टूट फूट में मदद करता है, जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये खुद तो अपने आप को नष्ट नहीं करता है, लेकिन
जो भोजन को अब विघटन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सहायक होता है। अब देखेंगे बच्चों स्वपोषी पोषण क्या है। तो स्वपोषी पहले भी मैंने आपको अभी बता रखा है कि जो स्वपोषी कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। नेचुरल सी बात है, वही होंगे। तो हरे पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसके कारण जो पत्तियां कैसी होती है बच्चों, हरी होती हैं। तो ये किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा। तो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचय होता है जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। बच्चों हमारे शरीर में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है किसके रूप में संचित हो रही है, ये हो रही है ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए नीचे मैंने दे रखा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बना रहे हैं, और क्या निकल रहा है, हमें ऑक्सीजन भी वो निकालते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये तो था बच्चों स्वपोषी पोषण। अब देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में विभिन्न घटनाएं होती हैं। पहले ही बच्चों घटना होती है वो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा जो क्या होता है, जो प्रकाश है यानी सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघन करना। यानी क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि जो ग्लूकोज क्या हो गया वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो गई, और साथ में क्या निकला, ऑक्सीजन निकला और जल निकला। तीसरा बच्चों आता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों ने वातावरण से लिया था वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आपको वैसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। यानी कि पर्ण यानी कि पत्ती और रंध्र मतलब छिद्र। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है बच्चों। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधों में ये छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इन छिद्रों को बच्चों क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो रंध्र छिद्र है ये क्या है, ये स्टोमेटा को मैंने शो किया हुआ यानी कि दिखाया हुआ है। तो अब देखेंगे कि पर्णरंध्र यानी कि जो स्टोमेटा है किस तरीके से खुलते और बंद होते हैं। तो पर्णरंध्र के खुलने बंद होने की क्रिया विधि। पर्णरंध्र का निर्माण दो विशेष प्रकार के द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। द्वार कोशिका को बच्चों क्या कह रहे हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में कोई गार्ड होता है ना, यानी कि चौकीदार होता है, उसी तरीके से उनके अंदर भी एक चौकीदार की तरीके से गार्ड सेल होता है। इन्हीं कोशिकाओं की स्फीति के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र का छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं बच्चों। कोई भी चीज़ है जैसे आप गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आप पानी भरोगे तो वो फूल जाएगा, ठीक है, और ये रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर जाता है तो वे सिकुड़ जाती हैं और छिद्र क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। देखिए मैंने आपको चित्र में दर्शा रखा है। ठीक पहले चित्र में देखिए कि द्वार कोशिकाएं हैं ये क्या हैं, खुली हुई हैं और रंध्र छिद्र खुल गया है। दूसरे चित्र में देखिए जो द्वार कोशिकाएं हैं ये बंद हो गई हैं और रंध्र छिद्र भी बंद हो गया है, ठीक है। फिर देखते हैं कि रंध्र जो छेद हैं पत्तियों में उनका कार्य क्या है। तो पहला कार्य है गैसों का आदान प्रदान, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों की सतह से धीरे धीरे जो जल है वाष्प के रूप में निकलता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और लोहा। जो नाइट्रोजन है बच्चों वो एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग
उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर अब देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या है। तो आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि वे सभी जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहते हैं। भिन्न भिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने के तरीके भी बच्चों अलग अलग होते हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। यानी कि जो फफूंदी है, ईस्ट है या मशरूम है, जो उनका जो भोज्य पदार्थ है वो शरीर के बाहर उसको जो है गला देते हैं, उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। अन्य जीवों में संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि जब ये भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे उसके बाद शरीर के अंदर ही इस भोज्य पदार्थ का पाचन होगा। यहीं पर बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।